टॉप 50 भी कभी आया नहीं था कॉलेज में, तो फिर भी मैं अगर ऑल इंडिया रैंक 2 तक पहुंचा तो मुझे लगा आज अगर एक स्टूडेंट को अपना यूट्यूब जर्नी शुरू करना है, राइट, तो व्हाट वुड बी योर फ्यू एडवाइसेस टू दैट पर्सन? यूट्यूब का बेसिक फंडामेंटल ये रहता है कि एक आने वाले फ्यूचर के लिए आप एक एमबीबीएस स्टूडेंट को क्या रिकमेंड करोगे कि ये स्किल्स तो आपको आनी ही आनी चाहिए? वर्कलोड की जो टॉक्सिसिटी है वो पेशेंट लोड की वजह से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा पुअर है। जब आपने चैनल बनाया था नेगेटिविटी आई होगी? बहुत आई थी सर। कैसे हैंडल करी? मेरे माँ बाप पे गालियाँ लिखते हैं लोग कभी कभी, आई डोंट नो कौन है वो क्या है। तो आपका बेसिक इन्वेस्टमेंट क्या रहती है? सर बेसिकली देखो, इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी जो इनकम एज ए डॉक्टर और इनकम एज ए क्रिएटर है, कौन सी ज़्यादा है? आपने 8 साल तक लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन किया। एक तो चलो अच्छी बात है कि एटलीस्ट रिलेशनशिप में है और ब्रेकअप हो गया। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं। हे गाइस, वेलकम टू द नचिकेत भाटिया शो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं इस शो में अब वो डॉक्टर्स लेकर आऊँगा जिन्होंने अपनी मीडियन लाइफ को छोड़कर कुछ नया सोचा है। सो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो एक बहुत ही बेहतरीन एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने पहले तो अपनी मेडिकल जर्नी को बहुत उम्दा तरीके से बढ़ाया। ही इज़ अ BGMC अहमदाबाद ग्रेजुएट। उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेड करी एम्स जोधपुर से। ही इज़ अ सर्जन नाउ। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 2 लेकर आए जिपमर के अंदर। एम्स के एग्ज़ाम के अंदर रैंक 76 लेकर आए। लाइफ कोच की जर्नी शुरू करी। एंटरप्रेन्योर हैं। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलाया लगभग 8 साल का। उसके बाद शादी करी, वो अपने में एक बहुत बड़ी बात है। और इन सबको करने के बाद उन्होंने अपनी एक कंटेंट क्रिएशन की जर्नी साथ में ऑन रखी। टुडे ही हैज़ अ कम्युनिटी ऑफ 350K प्लस फॉलोअर्स। और आज वो गेस्ट हैं डॉक्टर दर्शन पटेल। सो आइए मिलते हैं डॉक्टर दर्शन से, उनकी जर्नी जानते हैं, देखते हैं कि कंटेंट क्रिएशन कितना पावरफुल एसेट है एक डॉक्टर की लाइफ में। कैसे एक डॉक्टर लाइफ कोच की तरफ बढ़ना शुरू करा और इतना कुछ कर रहे थे वो एक 8 साल के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के साथ। सो वेलकम डॉक्टर दर्शन। थैंक यू सो मच सर। इट्स रियली माई ऑनर टू बी हियर विथ यू। आपने मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। एंड पहले से मतलब बहुत टाइम से, जैसे आपके जो पापा है मुकेश सर, उनको तो हम पहले से जानते थे। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन थे कि भाई, क्योंकि मैं पर्सनली मतलब गुजराती फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सो जहाँ पे बिजनेस होता है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है, थोड़ा सा इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है। तो उनको मैं पहले से जानता था, उनसे बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसे था कि भाई बहुत बड़ा किया है तो हम भी कुछ करेंगे आगे जाके। अब आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। आप भी हमारे लिए बहुत टाइम से आपका कंटेंट भी देखता हो, आपको भी देखा है सोशल मीडिया पर, और आज जब यहाँ पे बैठ के आपके साथ बातें करने का मौका मिल रहा है, आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू भाई। सुदर्शन भाई, हम ना बहुत सीरियस टॉपिक से शुरू करेंगे। ओके सर। आपने रेजिडेंसी खुद करी है, आपने देखा है, और आप खुद BGMC से बिलोंग करते हैं। राइट सर। तो मैं उसके बारे में ज़रूर बात करूंगा इसके बाद। दर्शन भाई, नवदीप, डॉक्टर नवदीप जो हैं, जिनका हमने भी सुना है, एंड मे सोल रेस्ट इन पीस, उनके बारे में सुनकर मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ रियलाइज़ हुई कि दैट शायद सक्सेस, फेम भी आदमी को अंदर से खुश नहीं कर पा रही। सही बात। रेजिडेंसी को आज के दिन पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक माना जा रहा है, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर ऐसा है कि जो डॉक्टर नवदीप के साथ हुआ वो मतलब अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज़्यादा सैड है, बट वी डोंट नो किस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस की वजह से उनको ये करना पड़ा। बट एज सच अगर देखा जाए तो मेडिकल स्टूडेंट्स में बर्न आउट, फ्रस्ट्रेशन या नेगेटिविटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है आज के ज़माने में। और इतनी ज़्यादा कंपटीशन है ऊपर से एग्जाम्स को क्रैक करने की, करियर एस्टैब्लिश करने की, आगे हॉस्पिटल्स में भी जॉब्स, वो सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं हर एक बंदा अंदर से थोड़ा बहुत नेगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, बर्नआउट में होता है। और ये चीज़ को टैकल करने के बहुत सारे मतलब तरीके हैं। बट जैसे 2-3 तरीके की मैं बात करूँ तो मैं खुद भी फाइनल ईयर में था, तब मुझे सीवियर सुसाइडल डिप्रेशन हुआ था। फाइनल ईयर की मेरी एग्जाम्स थी प्रीलिम की, उसके जस्ट उसी टाइम पे ट्रिगर हो गया। थ्रू आउट द ईयर स्ट्रेस और वर्कलोड, स्टडीज़ का बहुत सारा जो था प्रेशर, वो एग्ज़ाम में ट्रिगर हो गया। मैं लिटरली सुसाइड करने के पॉइंट पे आ गया था। टेरेस पे मतलब था और मेरे दोस्त ने बचा लिया था। सच वो बहुत डीप कहानी है। बट उसके बाद मतलब 2-3 चीज़ें मैंने रियलाइज़ की लाइफ में कि एक तो मेंटल हेल्थ के लिए अगर आपको थ्रू आउट द लाइफ, चाहे कितनी भी बड़ी सक्सेस अचीव करनी हो, चाहे रैंक लाना हो, चाहे बिजनेस करना हो, चाहे जॉब करनी हो, अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप कहीं पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। भले आपके पास कितनी भी अच्छी अच्छी डिग्रियाँ होगी, कितना भी अच्छा फेम होगा। और मैंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब मेरी फियांसे है, उस टाइम पे मेरी गर्लफ्रेंड थी, अभी तो मेरे वाइफ बन गए डॉक्टर अंजलि। तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे मेडिटेशन सिखाया, जो डिप्रेशन था उसके बाद मुझे जब बाहर निकल रहा था उस टाइम पे। और वो मेडिटेशन जब मैंने करना स्टार्ट किया ना, तब लिटरली मैंने वो फील किया कि यार इससे बड़ा मिराकल मेंटल हेल्थ के लिए कुछ नहीं है। मतलब आप चाहे डिप्रेशन में हो ना हो, चाहे आपकी लाइफ अच्छी चल रही हो, बुरी चल रही हो,
जस्ट दिन में रोज़ सुबह उठ के भगवान के सामने बैठ के प्रार्थना करते टाइम पे 10-15 मिनट आंखें बंद करके मेडिटेशन कर लेते हो ना, योर होल डे, होल लाइफ, चाहे कितना भी बड़ा स्ट्रेस हो, टेंशन हो, इट विल बी लाइक स्मूथ, लाइक अ बटर। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका ब्रेन के आसपास एक कवच बन जाएगा। कोई भी आके नेगेटिव बोलेगा, कोई भी आके आपके ऊपर कोई प्रेशर आएगा, कुछ भी आएगा, तो यू विल फील कि भाई नहीं, चलो आई एम टोटली ओके एंड कुछ ना कुछ रास्ता में निकाल लूँगा। तो एक तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है पेरेंट्स एंड जो आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, या तो आपकी फैमिली है, अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है और होना ही चाहिए अच्छा। अगर उनके साथ आप कनेक्ट रहते हो ना, तो डेफिनेटली हम क्या होता है कि मेडिकल में आने के बाद हमको ऐसा लगता है कि यार मेरी बातें वो समझ नहीं पाएंगे, मेरे माँ बाप तो पढ़े लिखे नहीं या दूसरे फील्ड से हैं, उनको मैं क्या बताऊँ, मैं क्या मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। बट एक बार अगर आप उनसे बात करोगे ना, मेरे सुसाइडल डिप्रेशन आ गया, मैंने 5 दिन तक घर पे बताया नहीं था। मुझे था कि यार मेरे मम्मी पापा तो गाँव में खेती करते हैं, उनको क्या पता चलेगा ये सब चीज़ों के बारे में। बट जब मैंने उनसे बात की, जस्ट 5 दिन के बाद अंजलि ने, मतलब मेरी वाइफ ने खुद ही कॉल करवाया। उस टाइम पे तो वो घर पे बात नहीं हुई थी हमारी रिलेशनशिप की, बट मुझे फोर्स किया कि आप घर पे बात करो एक बार। और लिटरली मैंने फ़ोन पे बात करते ही मैं रोने लगा। मतलब मम्मी के सामने 5 मिनट तक रोया। मम्मी को पता नहीं था कि एक ऐसा लाइफ में पहली बार हुआ, इतना ज़्यादा क्यों रो रहा है बंदा। बट जब मैं रोया ना, मेरा पूरा का पूरा डिप्रेशन का जो लोड था, 50% लोड उसी पॉइंट पे चला गया। मम्मी ने जस्ट इतना बोला कि तुझे कुछ नहीं होगा, तू जैसा भी है, तू कुछ भी नहीं पढ़ेगा, तेरे से एग्जाम फेल हो जाएगी, हमें कुछ टेंशन नहीं है, तू घर पे आके बैठ जाएगा तो भी हम तुझे पूरी ज़िंदगी सेवा करके खिला देंगे। उतना शब्द आया क्योंकि उनका ही टेंशन था मुझे, हमारे परिवार का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, कैरियर का, वही सब टेंशन होता है। अगर उसमें कोई बोल देता है अच्छा कि भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो बहुत सारा लोड कम हो जाता है। तो मैं यही बोलता हूँ कि फैमिली एंड ये जो मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन वाली चीज़ें हैं, मैनिफेस्टेशन, वो थोड़ा सा होना चाहिए। कैरियर को, गोल्स को फोकस करो, चेस करो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ। मुझे बहुत बार लगता है कि ना स्टूडेंट्स जो होते हैं, जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं या अपनी अपने करियर पे ध्यान दे रहे होते हैं, वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, दोस्तों से बात करना बंद कर देते हैं। आजकल दूसरी बात, सारे वो क्या कहते हैं, आजकल जितने भी मोटिवेटर्स है ना, वो कहते हैं कि डिसअपियर फॉर 6 मंथ्स, सब भूल जाओ, ये कर जाओ। मैं कहूँगा यार बिल्कुल मत करो भाई, ठीक है ना। एंड ये मेरा शायद मैसेज रहेगा आप सबको, अपने दोस्तों से जो शायद इस जर्नी पे निकल भी गए हैं, तो मैं कहूँगा उनको एक बार ना रैंडम कॉल करके ये ज़रूर पूछो कि भाई तू ठीक है, बिकॉज ये बहुत छोटा सेंटेंस ना सही मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। और इसमें सर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी जो मेडिकल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दोस्त रखने की भी इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर कोई आपके लिए अच्छा चाहता है, ऐसा ज़रूरी नहीं। भले आपके लिए 2 शब्द बोल देगा अच्छा, बट मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आपको नीचे लाने का ट्राई करेंगे। तो 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि भाई अपना जो सर्कल है उसमें दो लोग मिनिमम, 2 से 3, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। 2 लोग ऐसे होने चाहिए जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, जो आपके लिए अच्छा चाहते हो, और जो आप चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, आपके बात सुने और आपको कुछ सॉल्यूशन लाने में हेल्प करे। ज़्यादा लोगों को रखने की ज़रूरत नहीं है, बट यही है कि फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए। ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे लेकिन सारे बुरे होंगे, बैड एडिक्शन वाले या बैड हैबिट्स वाले होंगे, तो भी आपको कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी और डिप्रेशन में ले जाएगा। तो बेटर है कि अच्छे फ्रेंड्स रखो, कम रखोगे तो चलेगा। और एंड में आकर यार, अगर तुम यहाँ से ठीक नहीं हो ना, तुम कहीं से ठीक नहीं हो। पूरा आपका कुछ भी, कोई भी गोल उसके बिना चेज नहीं होता है, मेंटल हेल्थ के बिना। तो डॉक्टर दर्शन, आपने ना एक जर्नी देखी है एज अ डॉक्टर, एज एन एंटरप्रेन्योर, और आपने एक अपना एक इनकम सोर्स भी बनाया यूजिंग योर स्किल्स, राइट। सो एक आने वाले फ्यूचर के लिए आप एक MBBS स्टूडेंट को क्या रिकमेंड करोगे कि ये स्किल्स तो आपको आनी ही आनी चाहिए? डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट जो है, स्मार्ट वर्क, वो आपको आना चाहिए। और इट इज़ अ स्किल। भले आपको लगे कि ठीक है प्रोडक्टिविटी टाइम मैनेजमेंट पता ही है, इतना पढ़े, इतना सब कुछ पढ़ते हैं, बट लिटरली इट इज़ अ स्किल। जब आप सर्जरी की रेसिडेंसी के साथ जब मैंने स्टार्ट किया, कोई सोचता भी नहीं है कि भाई सर्जरी की फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी में आपको 10 मिनट का वीडियो देखने का टाइम मिल जाए। वहाँ पे मैंने यूट्यूब चैनल, वीडियो बनाने का, स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग, SEO ऑप्टिमाइजेशन, पब्लिक स्पीकिंग, सारी चीज़ें मैं खुद करता था उस टाइम पे फर्स्ट ईयर रेसिडेंसी में। और ऐसा नहीं था कि काम कॉम्प्रोमाइज़ होता था, मैं टॉपर था, काम भी बहुत अच्छा चल रहा था, डिपार्टमेंट में भी सब मतलब अच्छे से, ऐसा था कि ऐसा कुछ इतना नहीं था कि ख़राब बंदा है। तो सब कुछ मैनेज किया मैंने, तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने, ऐसा नहीं है। और ये लिटरली MBBS स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है। दे लिटरली डोंट थिंक एनीथिंग अबाउट स्टडी। स्टडी के अलावा कुछ टाइम मिलता है तो मोबाइल, सोशल मीडिया टाइम पास कर लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी कर लेंगे, बस ऐसा नहीं कि अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट करे, कुछ सीखे, कुछ पैशन फॉलो करने का ट्राई करे। दूसरा है मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, स्पेसिफिकली जो ट्रेनिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड होता है आपका। फाइनेंशियल लिटरेसी एक स्किल है। मेडिकल स्टूडेंट को कोई पूछेगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है या स्टॉक्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, किसी को कुछ पता नहीं होता। वो सट्टेबाजी नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि इट इज़ अ गैम्बलिंग स्टॉक मार्केट। हाँ, एक पार्ट गैम्बलिंग का है, FNO तो पूरा गैम्बलिंग है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज़ अ वेरी गुड
थिंग टू मतलब क्रिएट अ वेल्थ। तो स्टॉक्स अच्छे पिकअप कैसे करने हैं, स्टॉक्स को कैसे इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम तक इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, कितना पैसा लगाना है, ये सारी चीज़ें सीखनी ज़रूरी है। पर इसका नॉलेज आपको फ्री में भी मिल जाता है, यूट्यूब पे बहुत सारी चैनल्स आपको ये देती है। तो वो सीखो, करो। ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट होते हुए करो, बट जब भी पैसा आना स्टार्ट होगा तब जो 2-3 साल से आप सीखते आ रहे हो ना, वो लर्निंग सीधे उस टाइम पे काम आएंगे। बाकी आप उस टाइम पे जब सीखना स्टार्ट करोगे, पैसा आना स्टार्ट होगा तब, तो 2-3 साल और लगेंगे सीखने में और एक सॉलिड डिसीजन बनाने के लिए। तो स्टूडेंट हो तब ये सारी चीज़ें सीखो, जब टाइम आता है तब वो सीधा आपको बेनिफिट दे देगा। आपने बीजीएमसी करी, बीजीएमसी से यूजी करी है, आपने सर्जरी करी है, ये दोनों ही चीज़ें टॉक्सिसिटी से आज के रिलेट हो रही है। यस, ठीक है, स्पेशली बीजीएमसी की बात बीजेएमसी करूंगा। का ये क्या बीजीएमसी के टॉक्सिक स्टोरीज क्या ये सच हैं? हर एक कॉलेज में थोड़ी बहुत टॉक्सिसिटी तो होती है क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, बट बीजेएमसी के पर्टिकुलरली सर्जरी एंड ऑर्थो डिपार्टमेंट्स पे थोड़ी सी टॉक्सिसिटी है। एंड वो इसलिए है, मतलब मैं कोई इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं पूरी सिस्टम का इसमें फॉल्ट है। जैसे बीजेएमसी इज़ वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल इन इंडिया, मतलब पेशेंट लोड के अगर हम बात करते हैं तो एसएमएस जयपुर एंड बीजेएमसी आर वेस्टर्न इंडिया की टॉप हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड रहता है, और रेसिडेंट्स होते हैं हर डिपार्टमेंट में, हर यूनिट में 2-3। अब इतना ज़्यादा लोड रहता है तो काम होता नहीं है, रेसिडेंट से काम होता नहीं है, तो ऊपर से प्रोफेसर आके हर रोज़ गालियाँ देते हैं कि भाई ये पेशेंट का ये क्यों नहीं हुआ, इसका मिसमैनेजमेंट क्यों हुआ, ये पेशेंट ऐसे कैसे मर गया, ये तो बचा जा सकता था। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फिर एक नेगेटिविटी एक तरह से पूरा डिपार्टमेंट में वो हो जाता है कि भाई टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी। बट टॉक्सिसिटी के अलावा और कोई चारा भी नहीं बचता है। नो डाउट फालतू की टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए कि भाई चलो मतलब ये काम कर लो फालतू का, प्रोफेसर के घर पे बच्चे का नाश्ता ले आओ या वो कर दो, अपना पर्सनल गालियाँ दे रहे हैं, अपना पर्सनल फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, वो तो टॉक्सिसिटी सर्जरी ऑर्थो में है, मैं मानता हूँ, और वो नहीं होनी चाहिए। वो बीजेएमसी में है, बहुत सारी और भी कॉलेजेस में है। बट एक जो बोलते हैं कि वर्कलोड की जो टॉक्सिसिटी है वो पेशेंट लोड की वजह से, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा पुअर है, मतलब रेसिडेंट्स के नंबर कम है एक तरह से, तो उसकी वजह से है। बट अगर मेंटल हेल्थ ना मैनेज करना, इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, बट प्रॉब्लम ये है कि वी आर अंडर एस्टिमेटिंग इट। हमको लगता है कि ठीक है, हो जाएगा, देखा जाएगा, अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आगे जाके देख लूँगा, या तो जो भी, मतलब हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। मेंटल हेल्थ को आपको फिजिकल हेल्थ की तरह ही लेना पड़ेगा। अगर आप जिम में जाते हो बॉडी को फिट करने के लिए, तो आपके ब्रेन को भी फिट करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। जितना बॉडी आपका फिट है डिसीज़ के सामने लड़ने के लिए, उतना ही मेंटल हेल्थ आपका फिट होना चाहिए नेगेटिविटी के सामने लड़ने के लिए। और वो अगेन मेडिटेशन आप करते हो रोज़ सुबह उठ के 10 मिनट, रेसिडेंसी में तो टाइम नहीं मिलता ऑब्वियसली, बट अगर MBBS के डेज से आप करते आ रहे हो तो आप उस लेवल पर पहुँच जाओगे कि नहीं करोगे तो भी आपका ब्रेन फालतू की टॉक्सिसिटी नहीं करेगा। और दूसरा एक होता है कि थोड़ा सा अपने आप पे एक, आई थिंक सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्रेशर है। हाँ, सोशल मीडिया भी बहुत ना, सोशल मीडिया पे दूसरों की फोटोज सही बात है, कर ये सोचती रहती है कि ये आदमी कितना खुश है और हम सही क्यों बात नहीं है। यही मतलब मेरी जो बात थी, अगेन मैं अंजलि का जिक्र करूँगा, क्योंकि अंजलि ने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा, मतलब एक रिलेशनशिप जो होती है ना, अगर आपकी लाइफ में अच्छी आ जाती है ना, तो पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो मेरी वाइफ अंजलि ने मुझे उस टाइम पे मतलब एक सेंटेंस बताया था, मैं भी बहुत ज़्यादा इससे होता था, फियर ऑफ मिसिंग आउट में जाता था कि यार मेरे दोस्त का ज़्यादा रैंक आ गया, मेरे दोस्त ने ज़्यादा टेंशन ले लिया, ज़्यादा उसका पढ़ाई कर रहा है, इसने ये भी पढ़ लिया, मेरा तो ये बाकी है, ये वो। तो अंजलि ने मुझे एक बात बताया था कि आपकी कंपटीशन सिर्फ एंड सिर्फ आपके अपने साथ है, बस, बाकी किसी के साथ नहीं है। आप कल जो थे या आज जो हो, उसमें से एक चीज़ ऐसी क्या है जो आपको परेशान कर रही है या जो आपको मतलब नहीं आती है, वो सीखो एंड उसको अप्लाई करके आगे बढ़ो। आपने कल एक चैप्टर पढ़ा था, आज उसमें एक और चैप्टर पढ़ो, अपने आप पे बस कॉम्पीट करो कि भाई मेरे को कल जो था उससे आज बेटर बनना है। ऐसे करते करते हर रोज़ जब बेटर बनते जाओगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब सारे लोग आपसे पीछे होंगे एंड आपने उनसे कोई कॉम्पीट नहीं किया, आप ना फियर ऑफ मिसिंग आउट में आए, ऑटोमेटिकली आप बस अपने साथ कॉम्पीट करते गए और आगे बढ़ते बढ़ते एक लेवल पे वहाँ तक पहुँच गए। नहीं, मैं आज खुद कहूँगा आप लोगों को कि मैं खुद एक फोमो का बहुत बड़ा मरीज हूँ। मुझे फोमो की इतनी प्रॉब्लम होती है कि दैट आई हैव टू डिलिबरेटली कंट्रोल इट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदे को वो इतना कुछ कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा। तो मैं शायद दिन में 15 घंटे काम करता हूँ आज के दिन पे ना, और उसके बाद भी मुझे लग रहा होता है कि आई एम मिसिंग आउट समथिंग। तो मुझे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है कि इट्स ओके, यू हैव टू पुट योर फोन डाउन एंड यू नो। मैं सोशल मीडिया पे 24 घंटे रहता हूँ, मतलब मैं शायद कोई भी मैसेज मिस नहीं करता, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद भाटिया के अंदर हो, आई हैव इन्वेस्टेड इन मल्टीपल बिजनेसेस नाउ। तो क्या मेरे पे स्ट्रेस है इस वक्त? स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। वो स्ट्रेस की शायद मुझे आदत होने लग गई है। कभी ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग फटने वाला है कि भाई नहीं हो पा रहा, ठीक है। उसके बावजूद भी मुझे है कि दैट वो शायद मेरी सक्सेस का एक कारण है कि जितनी भी गाली आती है ना, एब्जॉर्ब करो, आगे बढ़ो, बिकॉज अगर तो वही रुक गए तो गेम वही खराब हो जाएगी आपकी, ठीक है। और जब आप कोई नया काम शुरू करते हो ना, तो गाली तो आपको आती है,
भाई नहीं आता ना। आपको लगता है कि देखो लोग तुम्हें पागल कह रहे सही हैं, बात है। कोई तुम्हें गाली दे रहा है। हाँ, जब मैंने भाटे की जर्नी शुरू करी थी, मेरे खुद के दोस्तों ने कहा था कि तेरे बस कुछ नहीं है। सही बात है। अगर उस टाइम पे आदमी रुक जाएगा तो आदमी यहाँ नहीं पहुंचेगा। नहीं पहुंचेगा। और दुनिया यहाँ देखती है तुम्हें, दुनिया कहती है देखो कितना खुश है वो, ये नहीं देखती कि 10 साल सही की बात है। जर्नी है। जब ये सारी दुनिया तुम्हें पागल कह रही थी तब तुम्हारे साथ कोई नहीं था, तब तुम अकेले खड़े थे। सही बात है। तो यही है सर कि ये जो है ना, आपने जो बताया बहुत वैलिड पॉइंट बताया कि ना सिर्फ आपको, आप तो बहुत बड़े लेवल पे फिर भी आपको ये हो रहा है, जिनके पास अभी कुछ नहीं है, जो अपना कैरियर एस्टैब्लिश कर रहे हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट्स है बेचारे, मतलब उनको तो पता ही नहीं है कि आगे नीट पीजी क्रैक होगा भी नहीं होगा, सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या करूँगा। अब ये लोग इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल में आ गए हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई मुझे अभी के अभी कर देना है, मुझे अभी के अभी यूट्यूबर बन जाना है, मुझे अभी के अभी इन्फ्लुएंसर बन जाना है। हाँ, मुझे अभी के अभी करोड़ों रुपये चाहिए, मुझे अभी इन्वेस्ट किया और कल दो गुना 3 गुना पैसा बन जाए उसका। तो ये चीज़ें लोग ये नहीं देखते, लोग मेरे को देखते हैं कि भाई दर्शन सर आप यहाँ तक पहुँच गए, आपका तो यूट्यूब चैनल है, आपका तो ये भी है, आपकी इतना पैसा। बट वो सेट कितना टाइम लगा। इवन मेरे कजिन्स, मतलब मेरे जो कजिन है, मेरे भाई बहन है, मतलब दूर के रिश्तेदार हैं, वो भी लिटरली अभी 22-23 साल के हैं, अभी कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट में रहते हैं कि यार मेरे को ना ट्रेडिंग कर लेता हूँ, मैं बहुत पैसे कमा लूँगा। बट वो ये नहीं देखते कि भाई टाइम लगता है, थोड़ा टाइम दो, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो आप, 5-10 साल के बाद एक बड़ा गोल देखो कि भाई 5 साल के बाद मैं कहाँ पे अपने आप को देखना चाहता हूँ, कितना पैसा चाहिए, कितना वेल्थ चाहिए, कितना डिग्री चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन सा रैंक चाहिए। 5 साल के टारगेट रखो। सक्सेस जो है वो लॉन्ग टर्म का ही, मतलब पूरा। मैं बहुत अच्छी चीज मानता हूँ कि जो लोग अपने पैशन के पीछे भागते हैं ना, पैसा उन्हीं को मिलता है। सही बात है। जो पैसे के पीछे भागते हैं ना, उनका कुछ नहीं होता। और आपको जैसे यूट्यूब चैनल भी खोल रहे हो ना, तो 2-3 साल मान के चलो कि भाई मैं 2-3 साल तक आराम से इसमें अपना दूंगा पैशन, लोगों को गाइड करूंगा, मतलब जो भी आप दे रहे हो लोगों को भी वैल्यू मिलेगी, मुझे भी अच्छी होनी चाहिए अंदर से ना, कि मुझे लोगों को सिखाना है, मुझे अर्न करना है। हाँ, और धीरे धीरे वो ग्रो करेगा, धीरे धीरे आपको फिर सामने रिवॉर्ड भी मिलना स्टार्ट होगा। बट ऐसा मत सोचो कि भाई आज वीडियो डाला और 2 लाख व्यू आ गए, मैं इन्फ्लुएंसर बन गया। ऐसे नहीं चलती है चीज़ें, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर अच्छा कंसिस्टेंटली देते रहते हो तो इट विल ग्रो अप। इसमें फियर ऑफ मिसिंग आउट में आने की ज़रूरत नहीं है। दर्शन सर की 3 लाख की फॉलोइंग है, अनुज की 1 मिलियन की फॉलोइंग है। आप ये भी देखो कि अनुज 2017 से कंटेंट बना रहा है, मैं 2020 से कंटेंट बना रहा हूँ, तब जाके यहाँ तक पहुँचे हैं। और एक ग्रेटिफिकेशन कैसे आता है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो जब मैंने चैनल बनाया तो अभी ना मैं दुबई जा रहा था, तो दुबई जाते हुए एयरपोर्ट पे कुछ बच्चे मुझे मिले, वो कजाकिस्तान जा रहे थे, ठीक है, दे वर एफएमजी स्टूडेंट्स, दे वर नॉट भाटिया स्टूडेंट्स। अच्छा। बट उन्होंने मुझे, आज तक मुझे बहुत बच्चे मिलते हैं, हाँ, वो तो पहचानते ही लेता है, कुछ भी कर लेता है, बिकॉज मैंने उनको गाइड किया। सही बात है। बट वो बच्चा मुझे मिला, कह रहा है कि सर मैंने आपको पॉडकास्ट देखता हूँ। अच्छा। और मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई ना कि मैंने कहा शायद मेरा 13,000 सब्सक्राइबर बेस है, बट एक बच्चा मुझे मिला है, उसमें से भी एक मिला, और ये 3-4 बच्चे थे, सबने देख रखे थे। और उसके बाद मैं आबू धाबी में था, भाई मैं फरारी वर्ल्ड के अंदर हूँ, वहाँ मुझे एक लड़की मिलती है कि सर मैं भारतीय स्टूडेंट भी हूँ और मैं आपका पॉडकास्ट भी देखती हूँ। एंड व्हेन शी वाज कन्वर्सिंग विद मी, पहले तो मिलते बड़ा अच्छा लगता है यार कि कोई आपको आबू धाबी फरारी वर्ल्ड के अंदर मिल रहा है, सही बात, कोई आपको आके बात कर रहा है। और उसके बाद उसने मुझसे ज़्यादा देर पॉडकास्ट की बात करी rather than भाटिया। तो मुझे लगा ठीक है यार कि दैट आई एम डूइंग समथिंग राइट, जिससे शायद लोगों का कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रही है। एंड सर यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, बहुत अच्छी बात है कि कोई अगर आपके लिए रिस्पेक्ट दिखा रहा है ना आपके वीडियो से, भले आपके वीडियो पे 1000 व्यूज़ ही आए, 1000 व्यू आए, बट उसमें से अगर एक बंदे को भी कुछ वैल्यू मिली है ना, तो यू आर वेरी सक्सेसफुल बाय दैट वीडियो। आपके वो वीडियो से किसी एक बंदे की लाइफ चेंज हो रही है, वो बहुत बड़ी बात है। आपको लाखों मिलियंस व्यूज़ आएंगे तभी इम्पैक्ट आएगा, ऐसा नहीं है। 1000 व्यूज़ में भी 1-2 बंदे अगर आपकी बातों से कुछ सीख गए तो दैट इज़ अ सक्सेसफुल वीडियो। भले उसमें कम व्यूज़ आया, भले उसमें कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ अटेंशन नहीं मिला, बट यही है कि इसके लिए ब्लेसिंग और ग्रेटफुल होना चाहिए कि भाई चलो मेरे वीडियो से लोग सीख रहे हैं। सो बेसिकली गाइस मैं यही कहूँगा कि दैट जब यूट्यूबर बनने का सोचो तो मेक श्योर कि तुम्हारा पैशन सुपरसीड करे सब कुछ को। क्योंकि अगर पैशन रहेगा ना तो तुम जब भी वीडियो बनाओगे उसके अंदर पैशन दिखेगा। मुझे पॉडकास्ट से बहुत मजा आता है, आई एम नॉट जोकिंग, राइट, ठीक है। मेरा हर फ्राइडे फिक्स्ड है, हर फ्राइडे को 2 पॉडकास्ट करता हूँ मैं उस दिन कोई और मीटिंग नहीं रखता, मैं कुछ नहीं रखता, उस दिन मैं सिर्फ पॉडकास्ट पे ध्यान रखता हूँ। बिकॉज आई बिलीव जब मैं लोगों से मिलता हूँ ना, आज दर्शन भाई से मिला तो पिछले में 1 घंटे से सिर्फ ये बात कर रहे हैं, 1 घंटे पहले आ चुके हैं वीडियो के, कि हाउ वी कैन मेक द चैनल बेटर। हम क्या उसके अंदर, तो द टिप्स एंड ट्रिक्स ही हैज टोल्ड मी इज एक्चुअली द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू पुट इन एंड इम्प्रूव द चैनल। तो लर्निंग अपने में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इलॉन मस्क की मैं बात नहीं भूलता है भाई। इलॉन मस्क कहता है आई एम नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन, आई हैव जस्ट रेड टू मेनी बुक्स एंड आई हैव मेट एंड आई हैव टॉक्ड टू मेनी पीपल। राइट।
तो लोग आपको मिलते हैं ना, लोग ही 50 चीजें सिखा सही देते हैं बात यार, है। जो शायद कोई किताब ना सिखा पाए, और अगर लोग नहीं सिखा पा रहे तो वो किताब सिखा देगी। और चाहे कितने भी बड़े लेवल पहुंच जाओगे, सीखना तो आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ज़माना जिस हिसाब से तेज़ी से चेंज हो रहा है, फास्ट चीज़ें हो रही है, यू मस्ट हैव टू बी, मतलब उसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज होना पड़ेगा। दर्शन भाई, आपने अभी बहुत देर बात करी है मैनिफेस्टेशन के बारे में। मतलब मैं पर्सनली मानता हूँ कि यार डॉक्टरी और पूरा मेडिकल फील्ड इतना ज़्यादा स्ट्रगल वाली फील्ड है, और आज के दिन पे कंपटीशन इतना ज़्यादा हो रखा है कि आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन से ही आपका सक्सेस अचीव हो पाएगा। नहीं, वो तो सर डेफिनेटली, मतलब वो है, बात तो है ही कि भाई सिर्फ मैनिफेस्टेशन से सक्सेस नहीं मिलता ना, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, साथ में स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, बहुत सारे फेलियर्स भी आएंगे। इवन तो कितना भी मैनिफेस्टेशन आप कर लो, कितनी भी सक्सेस के गोल को चेस कर लो, हो सकता है कि वहाँ तक पहुँच भी ना पाओ, या बीच में 10 बार गिर जाओ नीचे, मतलब फेलियर्स मिल जाए। बट ये है कि मैनिफेस्टेशन विल एक्ट एज ए सपोर्टिंग फैक्टर, कि जहाँ पे अगर कोई डीप आती है, तो अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो ऐसे फैक्टर्स आपके आसपास बनेंगे कि आपको फिर से ऊपर उठा लेंगे, आपको आपके गोल तक पहुँचा देंगे। तो हार्ड वर्क डेफिनेटली करना पड़ेगा, बट साथ में मैनिफेस्टेशन विल बी, मतलब मिराकल कर सकता है ये चीज़। तो दर्शन भाई, अपना हम एक नए सेगमेंट में मूव कर रहे हैं। आप गुजराती हो, आप एक अच्छे आपने इतना बताया कि आपने बहुत इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, स्टॉक्स की बहुत आपको तो नहीं अच्छी किया, बट knowledge मैं है। जानता हूँ, मतलब नॉलेज जानता हूँ। सो गाइज, अब हम दर्शन भाई से इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग my की थोड़ी सी बात करेंगे। तो अगर आपको अभी तक का पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो उसके बाद हम ये वाली बात करना शुरू करते हैं। दर्शन भाई, आपका फाइनेंशियल, अगर मैं थोड़ी सी नॉलेज बात करूँ, तो आपका बेसिक इन्वेस्टमेंट क्या रहती है? मैं पर्सनली पहले प्रीफर करता हूँ, आज भी, पहले तो वही था, जब छोटी मोटी इनकम होती है आपकी, तब सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है अपने आप पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, कि भाई कोई ऐसी स्किल सीखो जो आपको 10 गुना 20 गुना रिटर्न करके दे आने वाले ज़माने में। जैसे मैंने 1000 रुपये पब्लिक स्पीकिंग में लगाए थे कोर्स करने में, लेकिन वो 1000 की वजह से आज देखो मेरी यूट्यूब चैनल कहाँ पे, मैं यूट्यूब चैनल कितना अर्न कर रहा हूँ, हर महीने आता है, सपोज महीने के 1,00,000 रुपये 2,00,000 रुपये जो भी आता है, तो वो यूट्यूब से सीधा 1000 रुपये से हर महीने का रिटर्न हो गया एक स्किल में इन्वेस्ट करने से। तो सबसे बेस्ट ये है कि भाई आप अपने आप पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, दूसरी बात है कि सबसे बेस्ट मैं जो देखता हूँ, वो देखता हूँ कि स्टॉक मार्केट एंड जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, क्योंकि इंडिया का जो ग्रोथ है आने वाले 20-25 साल में बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उस हिसाब से सारी कंपनियाँ जो है इंडिया की, ठीक है, स्टॉक मार्केट क्या होता है बेसिकली, तो स्टॉक्स होती है कंपनी, जो भी कंपनी, टाटा है, रिलायंस है, बिरला है, अडानी, अंबानी, जो भी कंपनी है, वो जैसे ग्रोथ करेगी वो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा। आपने 10 रुपये का स्टॉक लिया होगा, वो 20 रुपये का होगा, तो आपका रिटर्न 2 गुना हो जाएगा। आपने 1,00,000 रुपये डाले होंगे, 2,00,000 हो जाएंगे। तो एक तो है स्टॉक, बट उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि भी कौन सी कंपनी ग्रो करेगी फ्यूचर में, वो हमको पता नहीं होता है। कंपनी का मैनेजमेंट से लेकर कंपनी का प्रोडक्ट, फ्यूचर, सब कुछ बहुत मैटर करता है, तो वो रिसर्च करना पड़ता है। अब सपोज स्टूडेंट के पास तो उतना टाइम नहीं होता है, ना ही उसको कुछ पता होता है, तो एक बेस्ट रास्ता एज ए स्टूडेंट अगर आपको करना है तो वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या है, तो म्यूचुअल फंड्स एक तरह से कुछ फर्म्स है, मतलब कुछ हाउसेस होते हैं जिन्होंने सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स को एक जगह पे बिठा के रख दिया। उन्होंने खुद सिलेक्ट किया, उन्होंने खुद रिसर्च किया, उन्होंने 50 कंपनी अपने फंड में डाल दी कि भाई ये 50 कंपनी में आप अगर हमें 1,00,000 रुपया देते हो तो हम ये 50 कंपनी में इक्वली या थोड़ा बहुत परसेंटेज वाइज डाल देंगे। अगर वो 50 कंपनी ग्रो करेगी तो आपका पैसा भी उस हिसाब से ग्रो करेगा। तो दैट इज हाउ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि भाई आपने सीधा बस म्यूचुअल फंड को दे दिया, आपको स्टॉक का रिसर्च नहीं करना है, आपको कुछ भी माथापरची नहीं करनी है, उसको दे दिया 1,00,000 रुपया, अब वो सीधा अपने हिसाब से उसने बेस्ट रिसर्च किया है वो डाल देगा, और फिर वो ग्रो करेगा आपका पैसा। जब भी आपको चाहे वापस उठा के ले सकते हो आप, जितना भी रिटर्न बनता है। और उसमें भी SIP बनानी होती है। SIP मतलब कि आइडियली ऐसा होता है कि भाई लोअर प्राइस पे लेते हो तो ज़्यादा चांस होता है कि भाई 10 रुपये का 20 रुपया होगा तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा कंपेयर टू 15 रुपये का 20 रुपया होगा। तो लोअर कब जाता है वो हमको ट्रैक करना पड़ता है हर दिन या हर महीने, वो तो हम कर नहीं पाते। तो बेटर ये है कि SIP चालू कर दे। SIP का मतलब है सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि भाई हर महीने में 500 रुपया 5,000 रुपये डालूंगा, वो 5,000 रुपये हर महीने 10 तारीख को जाएंगे। 10 तारीख को मार्केट डाउन होगा तो डाउन में जाएंगे, अप में होगा तो अप में जाएंगे। बट मेरे को माथा पर्ची नहीं करने की 15 तारीख को डाउन में आया, 20 तारीख को डाउन में आया, वो सब मुझे नहीं देखना है, वो ऑटोमेटिकली चला गया। तो वो एवरेजिंग हो जाता है, कभी डाउन था कभी अप था, बट ऑलमोस्ट एवरेजिंग होके वो आपका पैसा फिर बनता रहता है। मतलब SIP तो आई थिंक इट्स वन थिंग विच आई स्टिल डू। इट वाज द फर्स्ट थिंग आई डिड। और मुझे SIP यार आपके ना एक बुढ़ापे का पैसा होता है। सही बात है। आपकी सैलरी से आते ही कट जाता है, तो वो आपकी मतलब सोचो ना खर्चे का पार्ट ही नहीं है, वरना पैसा जमा करना सबसे मुश्किल काम मुश्किल है, यार। सेविंग करना बहुत डिफिकल्ट है। मतलब आज भी अपनी सैलरी से मैं पैसा बचाने की जब कोशिश करता हूँ ना, मतलब इतनी सारी चीज़ें खड़ी हैं, किसी को ट्रिप पे जाना है, किसी को कुछ करना है, पैसा बचाना बड़ा मुश्किल है। तो आज भी मैं मतलब मानोगे 50,000 मंथली की मैं SIP कराता ही कराता करानी है, कि भाई कुछ भी हो जाए लाइफ में, चाहे
गिर जाऊं बढ़ जाऊं, बट ये है कि 10 साल बाद एक कॉर्पस खड़ा होगा जो शायद आपका एक प्रोटेक्शन मनी सही बात है। और जितना लंबे टाइम तक होल्ड करके रखोगे उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग होता है। हाँ, बिल्कुल। 1 लाख का 1 करोड़ भी बन सकता है 30, 40, 50 साल में, डिपेंडिंग ऑन द कितना रिटर्न आप जनरेट कर पा रहे हो। जैसे मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं, बहुत यस आप एक बहुत हम्बल अरे बैकग्राउंड सर, से थैंक ऊपर यू सो उठे हो, मच सर। कितना इंपॉर्टेंट है पैसा लाइफ में? कितना इंपॉर्टेंट है पैसा लाइफ में? सर, मैं मतलब ऐसा है कि लिटरली मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं एक टाइम का खाना खा के MBBS के दिन निकाले, ठीक है। और पहले से मुझे ऐसा था कि यार सपने तो बड़े बड़े हैं, बट आज के ज़माने में ना पैसा, चाहे गुजराती हूँ या चाहे मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, पैसा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको लाइफ में लानी पड़ेगी। चाहे आपको कोई कितना भी बुरा बोल दे कि भाई ये तो पैसों के पीछे पड़ा है, ये तो मनी माइंडेड है, ये तो पैसों की बात कर रहा है। इंडिया में ट्रेंड है कि भाई पैसे की बात करते हैं तो लोगों को बुरा लगता है कि भाई पैसा करता है। बट पैसा नहीं कमाओगे तो कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो आप। आपकी पर्सनल, फैमिली लाइफ, मेंटल हेल्थ, आपके सपने, आपके बाकी सारे गोल्स, पैसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैं तो खुद मानता हूँ कमाना तो चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा लाइफ। जेन्युइन वे में कमाना चाहिए, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। आपने अपनी एक जर्नी आफ्टर सर्जरी के बाद राइट आपने कंटेंट क्रिएशन की तरफ मूव करे, राइट आपने एक एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सप्लोर किया। तो एंटरप्रेन्योरशिप को जब करने निकले तो क्या चैलेंजेस फेस करे? सर एज सच मतलब एंटरप्रेन्योर तो मैं नहीं कहूँगा अपने आप को, क्योंकि छोटा मोटा अभी जस्ट स्टार्ट किया है मैंने, अपनी एप्लीकेशन बनाई। एंटरप्रेन्योर की जर्नी ऐसी शुरू होती हाँ, है। मतलब ऐसे ही होती है, बट स्टिल मतलब ठीक है। मैं थोड़ा बहुत ऐसा था कि जैसे मैंने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, मेडिकल स्टूडेंट्स को, यही जो हमने मेंटल हेल्थ के बारे में बात की उसी के बारे में, कि यार हमारा जो पूरा फोकस जो है पूरी मेडिकल कम्युनिटी का, वो इतना गोल ओरिएंटेड, इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि लोग पढ़ाई के अलावा 30-30 साल तक और कुछ सोचते नहीं है। MD किया, फिर उसके बाद MCH करेंगे, फिर उसके बाद फेलोशिप करेंगे, ना घर परिवार शादी बच्चे कुछ भी सोचते नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार ये लोग इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, उनको पर्सनल लाइफ क्या है वो चाहते हुए भी नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे। तो मैं खुद पर्सनली मतलब 8 साल से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में था, और हमारी रिलेशनशिप मतलब मैं कोई ईगो नहीं है मुझे उस पर, बट बहुत ही अच्छी रही है। हमारे बीच में कोई भी ट्रस्ट इश्यू, कोई भी छोटा मोटा बवाल झगड़ा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। वी आर टोटली मतलब मैच्योर, ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर अच्छा था, और सपोर्ट भी बहुत अच्छा था। बहुत सारे डिफिकल्ट फेजेस में एक दूसरे को मतलब सपोर्ट किया। उस हिसाब से मतलब जो हमारे रिलेशनशिप से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि भाई अगर पढ़ाई को साथ करते करते मैंने गोल्स भी चेस किए, मैंने ऑल इंडिया रैंक 2 भी लाया, डिप्रेशन से बाहर निकल के 1 साल के अंदर अंदर मैं वहाँ तक पहुँचा था, और एवरेज मेडिकल स्टूडेंट था मैं, कोई इतना बड़ा यूनिवर्सिटी टॉपर नहीं था। यूनिवर्सिटी में मेरा टॉप 50 भी कभी आया नहीं था कॉलेज में। तो फिर भी मैं अगर ऑल इंडिया रैंक 2 तक पहुँचा, तो मुझे लगा कि यार रिलेशनशिप भी मैनेज की, ये भी किया, उसके अलावा मतलब मेडिटेशन भी सीखा, प्रोडक्टिविटी, टाइम मैनेजमेंट भी सीखा, सर्जरी की रेसिडेंसी के साथ साथ यूट्यूब चैनल भी मैंने खोला, जो कि मतलब इंडिया में फर्स्ट था मैं जिसने सर्जरी रेसिडेंसी के साथ यूट्यूब चैनल खोला हो और उसको ग्रो किया हो। उस टाइम पे 2019 में मैंने स्टार्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी, और मुझे लगा कि यार ये चीज़ें स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि भाई पढ़ाई के अलावा भी ये सब चीज़ें आराम से कर सकते हो विदाउट एनी बर्नआउट फ्रस्ट्रेशन, और ये चीज़ें करोगे तो इवन बर्नआउट फ्रस्ट्रेशन कम आएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में और भी पर्पज़ होंगे। तो उसके लिए मैंने फिर थोड़ा बहुत अपनी एप्लीकेशन स्मार्टिक्स पे यूथ एम्पावरमेंट के 360 डिग्री ग्रोथ के मतलब प्रोग्राम्स चालू किए, और अच्छा खासा ऑडियंस का भी उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो लाइफ कोच बनने का आइडिया कैसे आया? लाइफ कोच मतलब यही है सर कि जैसे मैंने ये यूट्यूब चैनल तो इसलिए चालू किया था कि मैं एवरेज स्टूडेंट से रैंकर बना था। मेजोरिटी ऑफ द टॉपर्स जो होते हैं, टॉप 10 में से 8 लोग ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट टॉपर होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, या तो पहले से टॉपर होते हैं। मैं थोड़ा एवरेज से टॉपर बना था, तो बहुत सारे स्मार्ट हैक्स मैंने यूज़ किए थे। मैंने बड़ी बड़ी बुक्स नहीं पढ़ी थी, मैंने मतलब 18 20 घंटे का हार्डवर्क नहीं किया था, बट फिर भी मैं मैनेज कर पाया था। तो मैंने वो चीज़ें बतानी शुरू की ऑडियंस को, मतलब अपने जूनियर्स को ही कॉलेज में। फिर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया कि सर आप तो इतना सब कुछ बता रहे हो, और रैंक आने के बाद बहुत सारी फेसबुक पे क्वेरीज भी आ रही थी, पर्सनल अकाउंट था उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि यार एक वीडियो बनाता हूँ और डालता हूँ, जिसको ज़रूरत होगी वो देख लेगा, सारे लोग इतना पूछ रहे हैं। तो वो वीडियो अच्छा चल गया, लोगों को बहुत अच्छा लगा कि यार एवरेज से भी ऑल इंडिया रैंक 2 इतने कम टाइम में इतने सारे स्मार्ट हैक्स करके, जो टिपिकली ट्रेडिशनली चीज़ें चलती आ रही है कि भाई हैरिसन पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा या तो रॉबिन्स पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, मैंने नहीं पढ़ा था। मतलब इट इज़ नॉट डीमोटिवेटिंग कि भाई आप मत पढ़ो, बट मैंने नहीं पढ़ा था, तो मैंने वो बताया कि ऐसे किए बिना भी ऐसा कर सकते हो। तो ऑडियंस को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर मैंने उसके रिलेटेड डिटेल में सारी चीज़ें करना स्टार्ट किया, और फिर मुझे लगा कि अब चलो पढ़ाई का तो सब दे ही रहे हैं, पढ़ाई के अलावा भी बाकी सारी चीज़ें लाइफ में मैनेज मतलब कैसे की जा सकती है वो भी बताते हैं। तो दैट इज़ हाउ मतलब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, और चलता रहता है ये सब चीज़ें सर। सो आज अगर एक स्टूडेंट को अपना यूट्यूब जर्नी शुरू करना है, राइट, तो व्हाट वुड बी योर फ्यू एडवाइजेस टू दैट पर्सन? यूट्यूब जर्नी के लिए सर पहले तो मैं ये मतलब बताऊंगा कि थोड़ा बहुत ना
मतलब हालांकि ठीक है, इन्फ्लुएंसर बनना एक बहुत ही ज़्यादा ग्लोरी वाली चीज़ है कि भाई चलो मज़ा आएगा, फेम मिलेगी, पैसा मिलेगा, बट इट्स नॉट ईजी टू। और इसमें आपको ना स्पेसिफिकली मैं बोलता हूँ कि कंटेंट वंटेंट सब ठीक है, पहले अपने आप पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर आप एक इन्फ्लुएंसर बनने जा रहे हो तो पहले एक देखो कि आपकी नीच कौन सी है, मतलब आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो। जैसे मेरा रैंक आया तो मैंने उसके रिलेटेड गाइडेंस देना स्टार्ट किया। किसी का अगर कोई डांस का स्किल है तो वो डांस बता सकता है, मतलब उसमें उतना वो ग्रोथ पोटेंशियल नहीं रहता है जितना एजुकेशन में रहता है। डांस वाले मतलब मेडिकल ऑडियंस इतनी ज़्यादा डांस में वो नहीं होती है इंटरेस्टेड, ओवरऑल आप सिखा सकते हो बाकी ऑडियंस को। बट यह है कि कोई एक पर्टिकुलर नीच आइडेंटिफाई करो। आपको कॉमेडी अच्छी आती है तो कॉमेडी करो, जैसे रोहन है, MBBS निब्बा है, फिर वो 2-4 और भी चैनल है जो कॉमेडियन है, अच्छा खासा बहुत मज़ेदार कंटेंट बनाते हैं। तो वो अगर आपको पता है कोई नीच, पहले सीखो, मतलब नीच आइडेंटिफाई करो पहले, और उसके बाद अपनी स्किल पे इंप्रूव करो। जैसे मैंने क्या किया था, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया था। यूट्यूब चैनल मुझे खोलनी थी, मुझे पता नहीं था सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, जीरो पे हूँ, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, बट उसके पहले मैंने पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया। वो भी मतलब उसमें बहुत अच्छा मुझे सीखने को मिला। और उसके बाद मेरा एक जो पर्सनालिटी है, बोलने चालने की जो बिहेवियर है, वो थोड़ा बहुत मैंने मॉडिफाई किया, धीरे धीरे सीखे। पहले के 10-15 वीडियो तो बिल्कुल फालतू थे, बट धीरे धीरे आता है। तो इम्प्रूवमेंट अपने आप पे करो। अगर कंटेंट अच्छा होगा, आपकी वैल्यू ऐड कर पा रहे होगे ऑडियंस में, आप में से ऑडियंस को या तो एंटरटेनमेंट मिल रहा होगा, या तो कुछ सीखने को मिल रहा होगा, या तो कुछ भी मिल रहा होगा जिससे उसको कुछ फ़ायदा हो रहा है लाइफ में, तो आपको ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा। एक तो कंटेंट, ऑफ कोर्स कंटेंट इज द की, Right. ठीक है ना। मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है यार कि दैट थंबनेल होना चाहिए। इस हाँ। पॉडकास्ट के लिए भी मैंने पढ़ रहा था कि कैसे बेटर कर सकते हैं। राइट। तो लोगों ने बहुत बताया थंबनेल होना चाहिए, ये होना हाँ। चाहिए। फिर मुझे डॉक्टर आदित्य मिले, ठीक हाँ। है ना। आदित्य मिलने का कि सर वही। कंटेंट होना चाहिए। हाँ। और एंड हिज चैनल एक्चुअली प्रूव्स सही बात कि यार है। अगर कंटेंट इतना स्ट्रांग होगा ना कि दैट जब उन्होंने पढ़ाना शुरू भी किया था आदित्य ने, तो ही वाज जस्ट टीचिंग ऑन व्हाट हिज हाँ, लैपटॉप, राइट, सही कि बात है। लैपटॉप पढ़ा रहा है और वीडियोस वायरल हो रही है बिकॉज कंटेंट इतना स्ट्रांग है। मैं मतलब हाँ, यही है। मैं भी अभी यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव में गया था, तो वहाँ पे उन्होंने यही बताया कि यूट्यूब पे अगर सबसे सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, तो वो है ऑडियंस। कोई थंबनेल मैटर नहीं करता, कोई टाइटल मैटर नहीं करता, कोई वीडियो में एडिटिंग भी नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आप देखते होंगे जिनका बस सिंपल थंबनेल है, जैसे डॉक्टर आदित्य सर का आपने बताया, वो बिल्कुल सिंपल थंबनेल लगाते हैं, बिल्कुल सिंपल टाइटल होता है, एडिटिंग भी उतना हाईफाई नहीं होता है, फिर भी उनके वीडियोस काफ़ी अच्छे चलते हैं। क्यों? क्योंकि वैल्यू मिल रही है, ऑडियंस को मज़ा आना चाहिए, ऑडियंस को लगना चाहिए कि भाई कुछ अच्छा मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप ग्रो करोगे। बस फालतू के टाइम पास करोगे या ऐसा है कि भाई मेरे मन में जो भी आया वो बताता रहूँगा, ऐसा नहीं होता है। आपकी ऑडियंस को क्या चाहिए वो बताओ, ऑडियंस को मिलेगा तो ऑब्वियसली वो सब्सक्राइब करेंगे। जब आप यूट्यूब वीडियो बनाते हो तो उसकी ग्रोथ, मतलब कहते हैं ना वो ग्रोथ हैक्स होते हैं, ये Right. बाकी एनालिटिक्स होते हैं। उस एनालिटिक्स को एक नए यूट्यूबर को कैसे चेक करना चाहिए, एनालाइज कैसे करना चाहिए? एनालिटिक्स में सर नए नए हो आप तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस होते हो आपकी, यार मेरे को ये भी देखूँ वो भी देखूँ, सारी चीज़ें और खुद ही करनी पड़ती है, क्योंकि उतना कोई पैसा होता नहीं है कि भाई एडिटर भी रख दो, ये सारी चीज़ें कर दो। बट बेसिक एनालिटिक्स जो है वो यही होते हैं कि भाई क्लिक थ्रू रेट, आपके जो थंबनेल है, आपके टाइटल है, उसके ऊपर कितने लोग क्लिक कर रहे हैं। क्योंकि यूट्यूब तो 100 लोगों को दिखाएगा, उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद कितना ज़्यादा वो देख रहे हैं। 5 मिनट का वीडियो है तो एवरेज वॉच टाइम 3 मिनट का है, 2 मिनट का है, 1 मिनट का है। ये 2 पैरामीटर्स मेरे ख्याल से आपको अच्छे से होने चाहिए, और वो उसके पीछे ना बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि आपको थंबनेल बनाना मतलब इट्स नॉट थंबनेल, उसमें आपको पहले इमेज कौन सी रखनी है, टेक्स्ट कौन सा रखना है, स्टोरी कैसे जनरेट करनी है, एडिटिंग करोगे, वॉच टाइम बढ़ाना है तो एडिटिंग कैसे करोगे, उसका मतलब स्टार्ट टू एंड स्टोरी कैसे रखोगे, हुक कैसा रखोगे, बहुत सारी चीज़ लगती है। यू विल लर्न। बट बात यह है कि वो सीखने का वो होना चाहिए। हर एक वीडियो में ट्राई करना है कि भाई लास्ट वीडियो से कुछ एक फीचर में अच्छा इंप्रूव करूँ, चाहे ऑडियो की क्वालिटी हो, चाहे स्क्रिप्ट की क्वालिटी हो, चाहे मतलब स्टोरी टेलिंग की बात हो। तो जैसे थंबनेल बनाने का क्या हैक है? थंबनेल अगर किसी को वीडियो का बनाना हो तो क्या हैक है उसके लिए? थंबनेल बनाने के लिए सर एज सच हैक में ये होता है कि जैसे मैंने भी ये भी थंबनेल का भी मतलब कोर्स किया था, मैं सीखता रहता बहुत सारी चीज़ें। तो थंबनेल में ऐसा होता है कि एक स्टोरी होनी चाहिए, बेसिकली मिनिमल होना चाहिए, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए कि 10-15 लाइन्स लिख दी है बड़ी बड़ी, और आपका इमेज इतना छोटा सा कहीं पे डाल दिया है और पूरा ऐसे कंजेस्टेड। थंबनेल मिनिमलिस्टिक होना चाहिए, एक आपकी ब्रांड इमेज होनी चाहिए। मतलब मेरा फेस है, मेरी चैनल है, तो मैं प्रीफर करता हूँ मेरी इमेज दिखे, आपका है तो आप डालते हो आपकी इमेज, तो ब्रांड इमेज एक आपकी होनी चाहिए। और साथ में 2 या 4 वर्ड्स का कोई टेक्स्ट होना चाहिए जिससे स्टोरी आ जाए, और 2-4 और इमेजेस होनी चाहिए छोटी मोटी, जिससे ऐसा लगे कि भाई चलो ये कुछ बता रहा है कहानी, लेकिन वो कहानी का डीपर लेवल तो मैं अंदर जाऊंगा तभी पता चलेगा। ये मुझे मज़ा तो आया देख के, क्रिएटिविटी क्यूरियोसिटी हुई, बट वो तो जानने के लिए अंदर ही जाना पड़ेगा। तो थोड़ी स्टोरी टेलिंग का आपका वो होना चाहिए। जैसे एवरेज टू ऑल इंडिया रैंक 2 मेरा एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने बस 2 ही वर्ड्स लिखे, एवरेज
एन एरो मार के और इंडिया रैंक 2, तो उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए क्योंकि वो स्टोरी मिली कि अच्छा ये बंदा यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, पर कैसे पहुँचा, तो अंदर आ जाओ उसके लिए, तो वो क्लिक करते हैं। ऐसे ही कोई पैसे की बात है कि भाई बिल्कुल पुअर था दर्शन बट फिर भी अभी इतना कमा रहा है, तो लाख्स ऑफ रुपीज़, बस 2 वर्ड्स डालोगे आ जाएगा। या तो क्रैक नीट पीजी विद ऑल इंडिया रैंक 1, वो थोड़ा सा मतलब ऐसा स्टोरी वाला फीचर नहीं है बट फिर भी कुछ क्यूरियोसिटी आएगी उसको। सो नए यूट्यूबर को आप कौन से कोर्सेज रिकमेंड करेंगे इसको करने ही करने चाहिए? सर एज अ यूट्यूबर बनने की बात हो या फिर इवन कुछ भी आपको यूट्यूबर नहीं भी बनना है, ठीक है, जनरली एक बेसिक पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए जो मेजॉरिटी ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स में नहीं होती है। मतलब वो पब्लिक स्पीकिंग तो छोड़ो, इवन अपना मैसेज पेशेंट को भी समझाने में बहुत नाकामयाब रहते हैं। डॉक्टर्स पेशेंट की जो बातचीत होती है वो भी इतनी वेग होती है, पेशेंट को कुछ पता ही नहीं चलता है, अपनी अपनी लैंग्वेज में बता के चले जाते हैं कि ये गॉल ब्लैडर का ये कैंसर था, इसमें ये हुआ, अपेंडिसाइटिस हुआ, ये तो पेशेंट को पता ही नहीं है कि टर्म्स क्या है। तो आप पेशेंट को पेशेंट की लैंग्वेज में समझाओ पहले, तो बात ये है। तो ये सारी चीज़ें मतलब बेसिक चीज़ें हैं, बट बात ये है कि एक मेडिकल स्टूडेंट को पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी स्टूडेंट को, मेडिकल स्टूडेंट हो या कोई भी स्टूडेंट हो, पब्लिक स्पीकिंग के लिए आप कोर्सेज कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। 500-1000 रुपये में लिटरली आपको वर्ल्ड लेवल के पब्लिक स्पीकर सिखा देंगे कि कैसे क्या क्या स्किल्स होती है, आपको आपकी बॉडी मूवमेंट्स क्या होनी चाहिए, आपके चेहरे के हाव भाव क्या होने चाहिए, कोई ऐसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है। ये चीज़ें यूट्यूबर ना भी बनना हो तो भी बहुत काम की है लाइफ में। दूसरी चीज़ है वीडियो एडिटिंग, थोड़ा बहुत आना चाहिए और वो इजीली आ जाता है। 2-4 दिन लगते हैं। बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन है, मतलब मैं तो आज भी, इवन अभी तो मेरे पास वीडियो एडिटर है, बट जब भी मैं खुद एडिटिंग करता हूँ तो मैंने कभी भी लैपटॉप में सॉफ्टवेयर में एडिटिंग नहीं किया है। मैं खुद ही मोबाइल से एडिटिंग करता हूँ और अल्ट्रा लेवल का एडिटिंग कर लेता हूँ। बहुत सारी एप्लीकेशन है, सब्सक्रिप्शन होता है कुछ 1000, 2000, 3000 के, बट अगर आपको मतलब उसमें 2-4 दिन स्पेंड करोगे ना, सारे बटन्स एक बार एक्सप्लोर कर लोगे कि भाई ट्रिम क्या होता है, लेयर्स क्या होते हैं, एनिमेशंस क्या होता है, ग्रीन स्क्रीन क्या होता है, एक बार आप थोड़ा बहुत ट्राई आउट कर लो कोई बेसिक वीडियो लेके, और फिर आपको पता चल जाएगा। तो खुद ही कोई एक रेफरेंस वीडियो लो कि भाई चलो अनुज का वीडियो देखा या दर्शन सर का वीडियो देखा है या नचिकेत सर का वीडियो देखा, उसमें ये एडिटिंग था, तो ये एडिटिंग में अपने वीडियो में कैसे करूँ, ये इमेज को ऐसे कैसे घुमा के ले आऊँ, ये टेक्स्ट को ऐसे कैसे ले आओ बीच में या सेंटर में या आजू पास में। तो वो चीज़ें मोबाइल से आराम से हो जाएगी और ज़्यादा कोई बड़े बड़े खर्चे इन्वेस्टमेंट भी करने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल से मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो आप? मैं सर स्टार्टिंग में बहुत सारे अलग अलग एक्सप्लोर किए थे, बट उसके बाद मुझे एक अच्छा सॉफ्टवेयर मिला जो मैं यूज़ करता हूँ, काइन मास्टर। बहुत सारे लोग जानते होंगे जो कंटेंट क्रिएशन में है, बट मोबाइल के लिए वो बेस्ट सॉफ्टवेयर है, मतलब एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन। काइन मास्टर में आपको सारी बेसिक चीज़ें मिल जाएगी। उसका सब्सक्रिप्शन कुछ 3000 रुपये का है साल का, तो इतना कुछ महंगा भी नहीं है। अगर वो लोगो आता है नॉन सब्सक्राइबर हो तो हटाना है लोगो, तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो उसमें सारी चीज़ें, इवन अल्ट्रा लेवल की भी एडिटिंग करनी है तो आराम से हो जाती है। तो एक बेसिक कंटेंट क्रिएटर को या तो इन्फ्लुएंसर बनना है तो एक एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग आना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए और ग्राफिक डिज़ाइनिंग आना चाहिए। थंबनेल बनाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ कैनवा बेसिक, मतलब अभी तो मेरी थंबनेल ग्राफिक डिज़ाइनर बनाता है, मतलब वो फ्रीलांस है, बट पहले मैं कैनवा से बनाता था। कैनवा में अच्छी अच्छी थंबनेल बन जाती है, टेम्पलेट्स भी आते हैं, सारी चीज़ें, बस जस्ट अपना टेक्स्ट डाल दो, इमेज डाल दो, बन जाती है। तो एक छोटे लेवल के इन्फ्लुएंसर को इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें एक्सपेंसिव परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कंटेंट वैल्यूएबल होना चाहिए। आप जो बातें बता रहे हो या जो भी आप परफॉर्म कर रहे हो, कोई कॉमेडी कर रहे हो, ऑडियंस को मज़ा आना चाहिए, कुछ वैल्यू मिलना चाहिए। अगर वो मिलेगा तो थंबनेल एडिटिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा, चल जाएगा। फिर थोड़ा बहुत चैनल बढ़ता है, पैसे आते हैं, थोड़ा लगता है कि भाई अब इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो फिर आप थोड़ा एडिटर हायर कर सकते हो या ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर कर सकते हो। तो एक नए यूट्यूबर को अगर आज जर्नी स्टार्ट करनी है तो उस टाइम पे उसको सबसे पहले बेसिक सेटअप में क्या क्या चाहिए? बेसिक सेटअप में सर मेरे ख्याल से ना एक चीज़ मैंने भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ की थी, बट ऑडियो आपकी वीडियो का बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑडियो में कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो चाहे कितना भी अच्छा एडिटिंग होगा, चाहे कितना भी अच्छा कैमरा होगा, इट विल नॉट बी, मतलब ऑडियंस को कुछ मज़ा ही नहीं आएगा। तो एक माइक अच्छा होना चाहिए। कैमरा नहीं होगा, फ़ोन के कैमरे से करोगे चलेगा, बट उसके साथ जो सूटेबल माइक आता है वो माइक आपके पास होना चाहिए। माइक से क्या है कि एक जो वीडियो की क्वालिटी है वो बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ जाती है। तो ज़्यादा महंगा नहीं, बट 1500, 2000, 3000 में अच्छा खासा माइक आ जाता है। करोगे आप? नाम तो सर मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मिल जाते, बहुत सारे ऑनलाइन है बट रेटिंग। मैं आप सबको बता सकता हूँ, अगर आप चाहो तो ये रोड का माइक आता हाँ, है, व्हिच इज बेसिकली ब्लूटूथ से अटैच होता है। हाँ, ठीक है, आपके फोन से अटैच हो जाएगा, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट माइक्स। Yes. 18,000 रुपए का माइक आता है। दिस इज वही मैं, मतलब रोड का मेरे पास भी है,
बट मैं ये छोटे वाले माइक के लिए बोल रहा हूँ। छोटे वाले माइक की ब्रांड्स मुझे याद नहीं है, बट रोड का लेना है तो रोड का तो बेस्ट ही मतलब आता मैं है। कहूंगा कि दैट बिल्कुल ठीक बात कही है। हमारी ना बीच में एक वीडियो का ऑडियो खराब हो गया था एंड उस टाइम ऑडियंस ने बहुत ज्यादा नेगेटिव दिया था। सो आई हैव नेवर गॉट अ फीडबैक ऑन वीडियो और एडिटिंग और एडिटिंग, बट द मोमेंट आपको ऑडियो खराब हो गया ना, इट एक्चुअली स्पॉइल्स एवरीथिंग। राइट, तो ऑडियो में लर्निंग फेज था, बट बहुत जरूरी है ये, आई थिंक। सही बात, ऑडियो में सबसे ज़्यादा बहुत होना चाहिए आपके, अच्छा होना चाहिए। ऑडियो में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए वर्थ ही रहेगा अगर सीरियसली आपको ग्रो करना है तो। सो यूट्यूबर को मतलब पैसा कब तक मिलना शुरू हो जाता है? ये आई थिंक मेरा भी क्वेश्चन है। नहीं सर, पैसे की बात ऐसी है कि यूट्यूब का तो बेसिक एक वो रहता है कि भाई 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए और 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, ठीक है। 4000 घंटे का 1000 सब्सक्राइबर्स तो आप पे बन जाते हैं, बट जो 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। यूजुअली इट कैन गो अप टू मतलब 8 months to 1 year 2 years, जितना आपके व्यूज़ आ रहे हैं, जितना आपका चैनल मतलब ऑडियंस का एंगेजमेंट है। यूट्यूब का बेसिक फंडामेंटल ये रहता है कि अगर आपके 1 million व्यूज़ आते हैं थ्रू आउट द मंथ, चाहे पुराने वीडियो के गिन लो, नए वीडियो के गिन लो, सारे मिला के एक मंथ में आपके 1 million व्यूज़ आए तो आपको महीने के 20-25 हज़ार रुपये वो मिलते हैं। 25 मतलब होता है 25 रुपीज़ पर CPM होता है 1000 व्यूज़, तो 1 million व्यूज़ आते हैं तो 25,000 रुपये आपको यूट्यूब से मिलते हैं। सो अगर आपके 1 million व्यूज़ आते हैं और ब्रांड आपके पास आता है तो ब्रांड आपको अप्रॉक्सीमेटली कितना पैसा देता है? जैसे 1 million व्यूज़ तो चैनल का हुआ, पर वीडियो का व्यू देखा जाता है जब ब्रांड आती है तो चैनल का व्यू तो पूरे सारे वीडियोज़ का मिला के होता है। जैसे एक मेरे चैनल पे सपोज एक वीडियो में डालता हूँ और एवरेज सपोज 50,000 या लाख व्यूज़ आते हैं तो यू कैन आस्क फ्रॉम द ब्रांड अराउंड 20-30 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में। अच्छा। एक वीडियो के लिए, एक वीडियो में वो आपको 20-30 हज़ार दे देते हैं। अगर आप 2 वीडियो करते हो तो महीने के आप 60,000-70,000 भी कमा सकते हो। जब आपकी चैनल पे 50,000 व्यूज़ आ रहे हैं, लाख व्यूज़ आ रहे हैं, आपकी चैनल के सब्सक्राइबर्स 1 लाख 2 लाख तक है, तब की बात है। जब बड़े लेवल पे जाते हो तब आप इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, उस हिसाब से वो भी बढ़ता जाता है। कि मैंने भी बहुत सुना ये, और शायद एक रीजन भी था कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया कि पीपल आर अर्निंग मिलियंस फ्रॉम यूट्यूब। हाँ, वो कैसे होता है? वो सर बड़े लेवल पे होता है। जब आपके चैनल पे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, आप इतने फ्रिक्वेंटली कंटेंट डालते हो। जैसे मैं तो 4 वीडियो डाल पाता हूँ हार्डली, वो भी कभी कभी 2 ही डालता हूँ, कभी कभी 3 ही डालता हूँ। बट जो फुल टाइम इन्फ्लुएंसर्स है, जिनका कोई काम ही नहीं है, बस कैरियर ही उनका इन्फ्लुएंसरशिप का है, वो नॉन मेडिकल फील्ड से है या इवन मेडिकल से भी कोई फुल टाइम है, तो दे कैन अर्न इवन जैसे 1 million आपके अगर सब्सक्राइबर से 1 million व्यू आते हैं तो यू कैन डेफिनेटली चार्ज 1 to 2 लाख 3 लाख 5 लाख फ्रॉम द ब्रांड, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड कितनी बड़ी है। बड़ी ब्रांड से तो वो इजीली ज़्यादा पैसे स्पेंड कर देते हैं आपके ऊपर, उनको अगर लगता है कि भाई आपकी चैनल बड़ी है तो ऐसे अगर 3-4 ब्रांड्स आप महीने के लेते हो, 10 वीडियोस डालते हो महीने के, रूटीनली आप फुल टाइम इन्फ्लुएंसर हो, तो भी आपका 5 लाख 10 लाख सिर्फ ब्रांड से, मतलब एक वीडियो के 5 लाख भी ले सकते हो, 2 लाख भी ले सकते हो, बट 10-20 लाख आराम से ले सकते हो। उसके अलावा यूट्यूब एडसेंस से भी आपके 1-1 मिलियन व्यूज़ आते हैं, तो जो यूट्यूब एडसेंस का आता है वो भी 3-4 लाख तक आता है। तो ओवरऑल मिला के आपको महीने के मतलब 15-20 लाख भी वो बड़े बड़े लेवल वाले, मेरा तो बहुत छोटा लेवल है, बट जो बड़े लेवल वाले हैं वो बहुत अच्छा कमाते हैं। मुझे इतनी खुशी हुई, रिसेंटली मेरा 15,000 रुपये का वो अच्छा एडसेंस है, इतनी खुशी हुई मुझे। तो वो सर, बट वो क्या है कि वो फिक्स रहता है वो ऑलमोस्ट। हमारे एजुकेशन वाली जो नीच रहती है उसमें वो ऑलमोस्ट मतलब हाँ ठीक है, आपकी चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है तो यू कैन अर्न। जैसे मेरी चैनल पे जो मेरा फर्स्ट पे चेक था वो कुछ 19,000 का था और आज भी मेरा 20-25 हज़ार उतना ही आता है। 2 साल से उतना ही हर महीने चलता आ रहा है, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डाल पाता हूँ और एक लिमिटेड, क्योंकि चैनल का ग्रोथ भी फिर धीरे धीरे स्टेबल हो जाता है, मतलब ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डाल पाता हूँ इसलिए। तो ओवरऑल आपको उतना 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं तो 20-25 हज़ार रुपये ऑन एन एवरेज आते रहते हैं। अगर तो जब ब्रांड कोलैब्स के लिए आते हैं तो एक यूट्यूबर को क्या ध्यान में रखना चाहिए व्हाइल डीलिंग विद द ब्रांड? ब्रांड्स का मतलब सबका अलग अलग प्रेफरेंस होता है, बट मैं पर्सनली अपनी इमेज के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता हूँ कि मैं जो भी ब्रांड अपनी ऑडियंस को सजेस्ट कर रहा हूँ वो लिटरली ऑडियंस को कहीं पे भी हार्मफुल ना हो और जेन्युइनली हेल्पफुल हो, मतलब मेरे को भी अच्छी लगे और ऑडियंस के लिए भी अच्छी हो। तो अगर आपको ऐसी इमेज में जाना है तो आपको सिलेक्टेड ब्रांड्स लेने हैं कि भाई चलो, जैसे मैं कोई नीट यूजी की ब्रांड सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, नीट यूजी 12th के बाद आपको MBBS में एंटर होने के लिए कोचिंग का मेल आया, तो सपोज मैंने फिजिक्स वाला के साथ कोलैबोरेशन किया, तो फिर मैं ऐसा नहीं है कि आज फिजिक्स वाला को सजेस्ट किया, 2 महीने बाद अनअकैडमी का आया तो अब उसका सजेस्ट कर दूंगा, 2 महीने बाद इसका बायजू का आया तो उसका सजेस्ट कर दूंगा। तो ऑडियंस को पता चल जाता है कि भाई पैसे के लिए कुछ भी गाइड कर रहा है। कभी मैं PW, क्योंकि ऑडियंस सीरियसली लेती है आपको, आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आपके वर्ड्स मैटर करते हैं, आप टॉपर बने हो, आप बोलोगे कि भाई ये कोचिंग ले लो तो वो ले लेंगे। काफ़ी सारे लोग होंगे जो आपके ब्लाइंड ट्रस्ट करके वो ले लेंगे। फोकस करो कि एक नीच पे कोई अच्छी जेन्युइन ब्रांड लो और उसके साथ फिर
मतलब कोलैब करके टिके रहो। तो यही है कि थोड़ा बहुत मतलब इमेज ब्रांड की अच्छी होनी चाहिए। पहला पता क्वेश्चन क्या आता है बच्चों का, मुझे बहुत बार जब कोई मिलता है ना हम्म कि सर वो ना 5,000 रुपये दे रहे सिर्फ। हम्म। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली हमने एक ब्रांड के साथ कोलैब किया और उसने 5,000 ऑफर करे। हाँ मैंने खुशी खुशी ले लिए। वही तो मैंने कहा तू दे दे मुझे अभी। सही बात है। क्योंकि मैं आपको जनरली बताता हूँ तो हमारे एक सेट का पूरा एक्सपेंस है। हाँ। मेरा खुद का मानना है कि यार मैं एक इसको चैनल को शुरू किया है, इसमें मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी है, राइट, एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ना। चाहिए। अब मुझे लगभग 4 महीने हो रहे हैं, आई थिंक भगवान की दुआ से डिसेंटली चल रहा है। तो मैंने अपना एक एक्सपेंस लिया हुआ है कि मैं इतने टाइम तक इसमें चैनल को डालूंगा पैसा। अब लेट्स सपोज कि वो नहीं हो पाता, वी माइट डू समथिंग एल्स, बट अब मैं खुद ब्रांड्स के पास जा रहा हूँ कि यार मेरा एक्सपेंस निकलना शुरू हो जाए और जेब से पैसा ना जा रहा हो। सही बात है। तो अगर आपको और कहीं तो शुरुआत करनी है, तो उसने 5,000 रुपये दिए, मैं इतना खुश था, मैंने कहा दे दे। नहीं 5,000 भी बहुत बड़ी रकम है, मतलब हमारे लिए वो छोटी हो जाती है क्योंकि हमको डॉक्टर के मतलब जॉब में थोड़ा अच्छा पैसा मिल जाता है 1-2 लाख। बट अगर एक नॉर्मल इंसान के लिए देखो तो बहुत सारे फैमिलीज है जिनके लिए 5,000 में पूरा महीना निकलता है। तो अगर आपको 5,000 मिल रहा है ले लो, क्या नुकसान है। धीरे धीरे फिर वो बढ़ेगा, चैनल की साइज भी बढ़ेगी और ब्रांड्स जब आती है ना तो एक ऑथेंटिसिटी बनती है कि भाई इसको ब्रांड ने मतलब स्पॉन्सर किया तो ये बंदे का कंटेंट दम वाला होगा। तो और ब्रांड भी आएगी कल उठ के कि चलो इसने स्पॉन्सर करवाया तो ये चैनल अच्छा है तो चलो हम भी करवाते हैं। तो वो फिर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा मांग सकते हो धीरे धीरे। यूट्यूब का ग्रोथ एल्गो क्या है? आई थिंक आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता। सिंपल टर्म है, अगर आपकी ऑडियंस मतलब आपके वीडियोस में एंगेज हो रही होंगी, उनको एंटरटेनमेंट मिल रहा होगा या लर्निंग मिल रहा होगा, नॉलेज मिल रहा होगा, कुछ भी मिल रहा होगा, बट जो आप बता रहे हो उससे उसको कुछ फ़ायदा हो रहा है, चाहे मेंटल हेल्थ उसकी अच्छी हो रही है, हंस के पॉजिटिविटी मिल रही है कॉमेडी होके, या कुछ सीखने को मिल रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो दे विल डेफिनेटली वॉच योर वीडियोस, दे विल शेयर योर वीडियोस, दे विल मतलब सजेस्ट योर वीडियोस। जैसे मेरे बहुत सारे लोग आते हैं जो मतलब जैसे मेरे बहुत सारे कमेंट्स या बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि माँ बाप बच्चे के देखते हैं मेरे वीडियोस क्योंकि वो कॉशियस होते हैं कि भाई बच्चा नीट यूजी में है, 12th की प्रिपरेशन कर रहा है तो कैसे करना है। तो मेरे वीडियो देखे उन्होंने, वो मेरे मतलब लिटरली मुझे ऐसे डीएम्स आते हैं इतने पेरेंट्स के ग्रेटफुलनेस के कि सर मैंने आपका वीडियो मेरे बच्चे को दिखाया जो कि मतलब उसको भी बहुत अच्छा लगा और मैं तो आपके वीडियोस बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। तो इवन दो आपकी ऑडियंस वो नहीं होगी, उनको तो कुछ लेना देना है नहीं नीट से, बट फिर भी वो सजेस्ट करेंगे कि भाई ये देख तू, ये तेरे लिए काम का है। तो ऐसे धीरे धीरे फिर बाय द माउथ ऑफ द वर्ड ऑफ द माउथ वो स्प्रेड होता है बातें। 10 साल हो गए मुझे आज नीट पीजी इंडस्ट्री के अंदर ना। हर साल ये होता है, हर साल मेरे पास एक लड़का आता है या लड़की आती है कि दोनों ने पेपर दिया, एक का हो गया एक का रह गया और इमीडिएटली ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, या लड़के का फार्मा में हो रहा, लड़की या गायनी में हो गया तो भी ब्रेकअप हो गया, लड़के का ऑर्थो हो रहा, लड़की का नहीं हो रहा, सही ब्रेकअप हो गया। आपने 8 साल तक लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन किया, इतनी चीज़ें करी और इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मेंटेन किया, थोड़ा बताओ सर। बेसिकली ये तो यही है कि रिलेशनशिप जो है ना, एक तो चलो अच्छी बात है कि एटलीस्ट रिलेशनशिप में है और ब्रेकअप हो गया। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो ये एस्पेक्ट के बारे में सोचते भी नहीं है अपने MBBS की जो है उसमें कि वे 30 साल तक पढ़ाई करते रहते हैं, ना वो शादी का सोचते हैं ना रिलेशनशिप का सोचते हैं। उनका ऐसा है कि भाई ये ख़त्म करके ये फिर सोचूंगा शादी का, ये ख़त्म करके फिर देखूंगा शादी का, है गर्लफ्रेंड बनाने का या फिर प्रेम प्यार में गिरने का या जो भी है। मतलब ऐसा सच क्या है कि रिलेशनशिप ना एक तरह से देखो तो अगर वो ख़राब है तो आपका पूरा कैरियर, आपकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देगी। और अगर अच्छी रिलेशनशिप, अच्छा बंदा या अच्छी लड़की आपको मिल गई तो आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मेरी लाइफ खुद एग्जांपल है, मतलब मैं अपने वीडियो में बहुत बार बताता हूँ, यहाँ पे भी 3 बार बोल दिया कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, वाइफ मतलब फियांसे अभी वाइफ बन गए, शी इज़ लिटरली इतना पॉजिटिव और इतना मतलब जेन्युइन लड़की है। पूरी लाइफ उन्होंने मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 का गोल दिखाया जबकि मेरा टॉप 50 में भी कॉलेज में कभी रैंक नहीं आता था। तो अगर ऐसा बंदा कोई आपको मिलता है लाइफ में तो रिलेशनशिप कैन वर्क लाइक अ होल ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी। और मैं यही मानता हूँ कि जस्ट प्यार में गिर जाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, मतलब अगर प्यार में गिर रहे हो लाइफ टाइम के लिए, कैजुअली तो मेरे कहने कि मैं कहूँ ना कहूँ लोग प्यार में गिरने ही वाले, बट अगर सीरियसली आपको है कि मेरे लाइफ टाइम की रिलेशनशिप चाहिए तो थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा उसको टाइम दो चीज़ों को एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए। फ्यूचर के प्रॉब्लम्स, फ्यूचर के गोल्स, सारी चीज़ें एक दूसरे से बातचीत करो। फ्रेंड्स एज अ फ्रेंड से बातचीत होती है तो वो सारी चीज़ें देखो एक दूसरे के साथ अलाइन हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो भले आपको थोड़ा बहुत प्यार हो रहा है, थोड़ा बहुत क्रश हो रहा है, उस टाइम पे स्टॉप कर दो कि भाई नहीं मैच होगा। आगे जाके 4 साल बाद अगर फैमिली ने कोई इश्यू उठाया, सोसाइटी का कोई इश्यू है, कास्ट का कोई इश्यू है, और फिर आप 3, 4, 10 साल तक इसके पीछे मेंटली दोनों परिवार हैरास हो रहा है, आपका भी पूरा करियर ख़राब हो रहा है,
दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। प्यार में पड़ रहे हो लाइफ टाइम के लिए तो थोड़ा सोच समझ के अच्छा पार्टनर ढूंढ के थोड़ा सा टाइम दे के थोड़े एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके लाइफ के गोल्स देख के फिर गिरो। और अगर गिरते हो तो बात ये ध्यान में रखनी है कि नाउ शी और ही इज़ योर फैमिली मेम्बर, ठीक है। जैसे आप अपने माँ बाप से लड़ते हो बट दूसरे दिन उनके पास जाके फिर से बैठ जाते हो, फिर से वैसे नॉर्मल बातें करते हो, भूल जाते हो झगड़े को, वैसे ही यहाँ पे भी सेम चीज़ होनी चाहिए। कोई ईगो नहीं होना चाहिए कि भाई इसने मेरे को ऐसा बोला तो अब मैं 2 दिन तक 2 महीने तक इसको पकड़ के बैठा रहूँगा। शी इज़ योर फैमिली मेम्बर। बात बात में कुछ छोटा मोटा ओपिनियन मिसमैच होता है, कहीं पे कुछ इश्यू होता है तो सॉल्व करो बात करके। इट इज़ नॉट अ थिंग कि भाई छोड़ दूंगा तो दूसरे के पास चला जाऊँगा, ये जाएगी तो कोई नहीं दूसरा आ जाएगा, दूसरी आ जाएगी। क्या फ़ायदा जब आप दूसरे के साथ भी 2 महीने बाद यही करोगे, तीसरे के साथ भी 2 महीने बाद यही करोगे, तो ऐसे भटकते रहोगे तो कोई चांस नहीं है। बात यह है कि अगर आप परमानेंटली किसी रिलेशनशिप में जुड़ रहे हो तो नाउ एक्सेप्ट हिम और हर एज योर फैमिली मेम्बर। कहीं पे भी कोई इशू आता है, प्रॉब्लम में सॉल्व आउट करो, ईगो बिल्कुल नहीं रखना, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। नहीं, काफ़ी अच्छी तरीके से सम अप कर दिया आपने एंड आई थिंक काफ़ी ब्लेस्ड रिलेशनशिप रहा है आप लोगों का। Yes, sir. क्योंकि इतना ट्रस्ट, इतना म्यूचुअल रिस्पेक्ट आजकल देखा जाए तो बहुत ही रेयर हो चुकी है। थैंक यू सो मच तो सर। दर्शन भाई, आपकी लाइफ तो चल ही रही है बढ़िया, आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत बढ़िया चल रही है, तो सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच ठीक है, सर। आई थिंक इसी के साथ वी नाउ कम टू द रैपिड फायर सेक्शन ओ माय गॉड, रैपिड फायर भी ठीक है है। ना। तो इसके एक दो ही रूल है, एक सच बोलना है और दूसरा जो दिमाग में आएगा ना उसी टाइम पे बोलना है। अच्छा, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है सोचने का। मैं वैसे पुअर हूँ रैपिड फायर में बट देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो कौन सा प्रोफेशन चूज करते? मोस्टली IAS IPS होता क्योंकि थोड़ा सा इंक्लिनेशन था उस तरफ UPSC करने का। तो आप बीच पर्सन हो कि माउंटेन पर्सन हो? मैं सर माउंटेन पर्सन। फेवरेट बुक कौन सी है आपकी? ऐसा मतलब मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ, सारी बुक्स में से कुछ ना कुछ लेता हूँ। एक जो हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल करके एक बुक है, वो मतलब मैंने अच्छी भी लगी पढ़ी है, थी। वो हाँ, अच्छी किताब वो अच्छी है क्योंकि जब पब्लिक स्पीकिंग का कर रहा था तब वो पढ़ी थी, अच्छी एक थी बुक वो। बताता हूँ आपको। सो देयर इज अ बुक कॉल्ड बियॉन्ड एंटरप्रेन्योरशिप, जिम अच्छा। कॉलिंस की है। हम्म। सो नेटफ्लिक्स के सीईओ ने कहा है कि पहले 86 पेजेस को ना मतलब रट लो, रट लो, चबा इट लो। विल चेंज योर लाइफ। अच्छा, ठीक है, तो तो मैंने मैं भी आज ही वीडियो पढ़ूंगा। देखी है, तो मैं ये बुक पढ़ने वाला हूँ, तो मैंने कहा आपसे शेयर करता हूँ। मैं भी पढ़ूंगा सर। ठीक है ना। सो आपकी कितनी इनकम है? आपकी जो इनकम एज ए डॉक्टर और इनकम एज ए क्रिएटर है, कौन सी ज़्यादा है? अभी तो एज ए क्रिएटर ज़्यादा है क्योंकि देख लो, सर्जन है क्रिएटर ज़्यादा है। अभी मैं एक्चुअली वर्क भी नहीं कर रहा हूँ, बट अगर सर्जन की तरह वर्क कर रहा होता, जैसे अभी तो मैं MCH की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, हाँ। बट अगर वर्क कर रहा होता तो भी एज ए क्रिएटर तो नहीं, बट ये जो स्मार्टिक्स की इनकम मान लो, यूट्यूब की मान लो, सब मिला के सर्जन से तो ज़्यादा ही हो जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप आने की क्या इंस्पिरेशन थी? गुजराती ब्लड में है सर हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो पहले सोचते हैं कि चालू छे। ये धंधा कैसे बिल्डअप किया और कितना पैसा कमा रहा होगा, कैसे कमा रहा है। तो कौन सी है वो शाहरुख खान की लाइन की, धंधे से बड़ा कोई हाँ। धंधे से बड़ा कोई मजहब नहीं और होता। मैं मतलब मेरी लाइफ का पहले से एक चीज़ है कि भले मैं कुछ छोटा करूँ लेकिन अपना करूँ। मतलब धंधा होना चाहिए, कुछ ना कुछ कर लेंगे, धीरे धीरे बड़ा होगा। आपकी लाइफ का मंत्र क्या है? दुनिया में कुछ पॉजिटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी ऐड करना, जितना मैक्सिमम वैल्यू ऐड कर पाऊँ वो करना है। कितना पैसा इनफ होगा डॉक्टर दर्शन पटेल के लिए कि वो रिटायर कर जाए? 100 करोड़। 100 करोड़ से मिल जाएगा, उसे रिटायर कर जाओगे। वो पता नहीं है बट रैपिड फायर में कर हाउ देते डू यू मेजर सक्सेस इन लाइफ? बाय मेजरिंग द इम्पैक्ट आई एम क्रिएटिंग ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल। अगर आप अपनी जर्नी में एक चीज चेंज कर सकते तो वो कौन सी चीज होती? नथिंग, आई एम ब्लेस्ड फॉर एवरीथिंग दैट आई गॉट। हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ? हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरी शादी। ये तो मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर। सो डॉक्टर दर्शन, आई थिंक वी हैव कम टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, आप बहुत ही ब्रिलियंट थे, इंस्पायरिंग थैंक यू सो मच सर। एंड आई थिंक आज की हमारी जर्नी ना बहुत ही डिटेल्ड लर्निंग की हुई है। राइट। एंड आई थिंक एवरी MBBS स्टूडेंट हु इज लुकिंग फॉर अ ब्लेस्ड लाइफ इन रिलेशनशिप, कोई सोच रहा है कि मैं यूट्यूबर कैसे बनूं, कोई सोचा है मैं इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे करूं, ये तीनों सवाल का आपने बहुत डिटेल्ड आंसर दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट। आई बिलीव काफ़ी अच्छा रहा है एंड आई थिंक मैंने सारे जो पॉइंट्स हम डिस्कस करे हैं मैंने अभी सारे सम अप कर दिए। सो अगर आप चाहते हो यूट्यूबर कैसे बनना, आप चाहते हो इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे करनी है, या आप चाहते हो एक रिलेशनशिप को मैं कैसे बनाऊँ, ये तीनों के आपको इस पॉडकास्ट में बहुत अच्छे आंसर्स मिलने वाले हैं। तो और आप किसको चाहते हो, हु शुड बी द नेक्स्ट गेस्ट, और अब जो गेस्ट लाने वाला हूँ वो सारे ऐसे ही लोग होंगे जिन्होंने कन्वेंशनल MBBS MD वे को छोड़कर लाइफ में कुछ अलग करने का सोचा। ऐसे लोगों से मिलने के लिए पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले गेस्ट भी हमारे ऐसे ही होने वाले हैं। आप कौन चाहते हैं हमारे नेक्स्ट गेस्ट हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए हमें, और कोई भी फीडबैक हो ज़रूर देना। मैं ऐसा नहीं है कि मैं
कमेंट्स नहीं पढ़ता, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, नेगेटिव थोड़ा अवॉइड करता हूँ. थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर. एंड थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट. आई एम टोटली ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड एंड बहुत ही अच्छा लगा ये बातें करके. ऑडियंस को भी आई एम श्योर बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू अगेन नेक्स्ट टाइम. Thank you so much, Dr. Thank you so Darshan. Thank you so much, guys.